असल में आज A2 का थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था और उसका टॉपिक वो सब चल रहा था इन एनी केस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अब A2 का पहला पार्ट जो आपने पहले नहीं देखा हुआ। सही है, यहाँ पे क्या हेडिंग लिखी हुई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है, दो वर्ड्स हैं। परपेंडिकुलर अभी हमने पढ़ा क्या चीज़ होती है, 90 डिग्रीज ग्रेडियंट्स की बात होती है। सही है, ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। सही है, और बाइसेक्टर क्या होता है, इक्वल हाफ्स। सही है, बाइसेक्टर का मतलब सिर्फ कट नहीं करना होता, कट इनटू इक्वल हाफ्स। अब अगर इक्वल हाफ में कट करना है तो किस पॉइंट पे कट लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट पे कट लगाना पड़ेगा। सही है, मिड पॉइंट पे काटेंगे तो ही इक्वल हाफ्स बनेंगे ना। अच्छा सही है, फिर this says find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points this and that। सही है, तो मैं एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की बात कर रहा हूँ। सही है, फिर से इक्वेशन फाइंड करनी है, किसकी इक्वेशन, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। सही, इक्वेशन के लिए वही दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक ग्रेडियंट चाहिए होगा और एक पॉइंट चाहिए होगा। सही है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम बनाया। सही है, अब एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आपको दूंगा कि एग्जाम में दो तरह के सवाल आते हैं, पास्ट पेपर्स में दिखाता हूँ। डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, फिर से डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम नहीं बना हुआ अभी। और नहीं बना हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटा सा स्केच अपने लिए खुद बना लेना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि भाई कैलकुलेट क्या करना है। और जब मैं आपको पास्ट पेपर के सवाल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको भी यही रियलाइज़ होगा कि भाई डायग्राम हो सामने तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। सही है, अच्छा, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी एक लाइन है जो ए एंड बी को बाइसेक्ट कर रही है, और कैसे, परपेंडिकुलरली कर रही है। ये कौन सा पॉइंट होगा बीच वाला, मिड पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि बाइसेक्ट तभी करेगी जब मिड पॉइंट से गुजरेगी। किसकी इक्वेशन निकालनी है, इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या दो चीजें चाहिए होंगी मुझे, तो ये एक ग्रेडियंट चाहिए होगा और एक पॉइंट चाहिए होगा। तो ये दो चीजें चाहिए होंगी। चलिए जी, पहले बात करते हैं ग्रेडियंट के बारे में। इस रेड वाली लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालूं। सही है, पहले ए और बी का ग्रेडियंट निकालें। सही है, जो नज़र आ रहे हो मैंने कैलकुलेट कर लिया, 9 माइनस माइनस 5 2 माइनस 4, आप मुझे बता रहे हैं तो मैंने 7 कैलकुलेट, -7 आपको कैलकुलेट करके दे दिया। सही है, अब रेड वाली लाइन का कितना होगा, 1/7 हो जाएगा, यानी मैं इसको परपेंडिकुलर करूं तो 1/7 हो जाएगा। सही है, परपेंडिकुलर करूं तो 1/7 हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे क्या करना चाहिए मुझे, इक्वेशन बनानी है, तो एक और पॉइंट चाहिए अब मुझे, एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइन गुजर रही है, दैट्स द मिड पॉइंट। सही, मिड पॉइंट से गुजर रही है लाइन, क्या मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 एंड -5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। सही, कितना आ रहा है, 3,2। सही, फिर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर से अपना फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 mx माइनस x। सही है, so y minus 2 3 x minus 3, y minus 2,
सॉरी 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 सॉरी, हाँ 1/7, वही मैं सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ कर दिया। 1/7 क्या करना चाहिए फिर आसान तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7y - 14 इक्वल्स टू x माइनस 7y इक्वल्स टू x प्लस 11, सही। सो दैट इज फाइंडिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ तक सबको समझ आया? एनी क्वेश्चंस? सही है, फिर मैं आज की क्लास अभी यहाँ पे रोकूंगा, बिकॉज आगे जो है वो एक कंटिन्यूटी में मुझे पढ़ाने, सही 2-3 सवाल कंटिन्यूस कराने, तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ताकि वो सही चल रहा है। सही, आज मुझसे टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट आई विल फिक्स दैट। सही है, वो भी मेंटली मैं उसको 11 वो 11:15 बजे से स्टार्ट कर रहा था, बट दैट्स आई थिंक 11 से 12, 12:15 क्लास। ओके, सो आई विल फिक्स दैट इन द नेक्स्ट क्लास, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो आगे देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वगैरह कैसे यूज होते हैं। सो ये यू विल आल्सो होपफुली हैव द बुक्स, तो हम देख लेंगे कि आगे क्या हो रहा है। ओके, चलो, थैंक यू। ओके, क्या किया था भाई लास्ट क्लास में, ये एंड इस पे क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। सही है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती क्या है, और फिर जो है वो उसके आगे करेंगे। सही है, हमने कहा था कि ये ए लेवल का पहला नया पार्ट है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होती है जो दो पॉइंट्स के सेंटर से गुजर रही होती है और एक 90 डिग्री का रिलेशनशिप भी क्रिएट कर रही होती है। सही है, उसकी इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, एक मिड पॉइंट चाहिए होता है और एक ग्रेडियंट चाहिए होता है किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए। तो हम वही फार्मूला y-y1 mx-x1 करते हैं। सही है, ये हम लास्ट सैटरडे को कर रहे थे, ट्यूसडे की क्लास नहीं हुई थी, छुट्टी थी। सही, कंटिन्यू करते हैं बात को आगे। एग्जाम्पल 11 कहता है, उसने कहा कि गिवन दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सही है, जब भी अब एक सिंपल सा आइडिया ये है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नज़र आए जिसमें आपके पास डायग्राम नहीं बना हुआ, सही है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिए पहले छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। तुम बुक खोल लो बेटा, इंतज़ार है, वॉल्यूम 1 निकालना। सही है, तो जब भी आपके पास डायग्राम नहीं बना हुआ तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले डायग्राम बनाएंगे। सही, डायग्राम कैसे बनता है, आप देखें, रफ स्केच बनाना है, कोई एग्जैक्ट पोजीशन पता होने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि गिवन दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग्स ए एंड बी इज y इक्वल्स टू -3x + 9। तो आपने एक ए मार्क किया, एक बी मार्क किया। कहाँ से लाइन गुजर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो पास कहाँ से गुजर रही होगी, यहाँ से। सही, क्या क्या मार्क करोगे, एक 90 डिग्री मार्क करोगे, और व्हाट एल्स शुड आई पुट डाउन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से गुजरती है, मिड पॉइंट से गुजरती है, तो एम बी मार्क कर लिया मैंने। जो चीज़ें मैं लिख सकता था मैंने लिख दी, -1 2 लिख दिया, बी नहीं पता भाई, और क्या पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, y इक्वल्स टू -3x + 9। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब इब्राहिम ये 5 मार्क का फॉर एग्जांपल सवाल है, एग्जाम में भी इतने ही मार्क्स का नजर आएगा, विच मीन्स कि काफ़ी सारी वर्किंग होगी, कोई कैलकुलेशंस होंगी, इक्वेशंस बनेंगी एंड सो ऑन। तो अब हमें ये सोचना है इन सवालों के अंदर कि हम क्या क्या आगे कर सकते हैं। y इक्वल्स टू -3x + 9, आप इसमें से क्या स्पॉट कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको पता चलती है, ग्रेडियंट पता चलता है कितना, -3, इसका -3 पता चलता है, तो 1/3 किसका हो जाएगा, ए बी का ग्रेडियंट जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। एक बात पता चल गई मुझे भाई, तो ये ए बी का ग्रेडियंट जो होगा वो 1/3 पता चल गया। और क्या कर सकते हैं हम, बी तक पहुंचना है हमें, मिड पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा, उसको अज्यूम कर रहे हो तुम, एक्स और वाई दो अननोन्स आ जाएंगे, फिर मिड पॉइंट नहीं लगा सकोगे ना। मिड पॉइंट के लिए इलाही ज़रूरी होता है कि अगर तुम्हें ए और बी दोनों पता हो तो फिर एम निकल सकता है, या ए और एम दोनों पता हो तो बी निकल सकता है, नहीं और नहीं चाहिए मुझे।
सही है। ए और बी दोनों पता हो तो एम निकल सकता है, या ए और एम पता हो तो बी निकल सकता है। सही है, अभी तो कुछ भी नहीं पता। सही है, मैं तुम्हें डिस्करेज करूंगा इस बात से कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तुम उसको जो है वो एक्स और वाई लिख दो, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सही है, अभी कुछ और सोचना है। अब हमारे पास एक ग्रेडियंट है ए बी का और पॉइंट ए है, तो हम क्या कर सकते हैं? वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हम इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी बना सकते हो। सही है, वो बना लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है भाई। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता था? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सही है, तो y माइनस टू वन अपॉन थ्री एक्स माइनस माइनस वन। सही है, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 3y माइनस सिक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो ये मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगी। सही है, ये बन गई एक इक्वेशन 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस सेवन। किसकी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ ए बी, ऊपर लिखा हुआ है। अब क्या करना चाहिए? सही है, एक्सेलेंट। हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएं जब भी, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें नजर आ रहा है फौज कि ये m जो है वो दोनों लाइंस का एक इंटरसेक्शन है। सही है, तो इब्राहिम हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे? हम m तक पहुंच जाएंगे। ओके, इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके, साइमल्टेनियस मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। साइमल्टेनियस किस किस को सॉल्व करूंगा? एक ये पहली इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है, और एक दूसरी इक्वेशन जो मैंने निकाली। क्या इन दोनों को मैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकता हूँ? करता हूँ, चेक करता हूँ कैसे होता है। ओके, सब्सटीट्यूशन बनी हुई है, इसको डायरेक्ट जाके यहाँ पे लगा दूँ। थ्री टाइम्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सेवन। इस पे जगह है जगह है। माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन इक्वल्स टू एक्स प्लस सेवन। सो टेन एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी। एक्स इक्वल्स टू टू आ गया। वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है? किसी भी एक इक्वेशन में लगा दूं। अब मुझे ये बताओ कि ये तुम लोगों ने मुझसे साइमल्टेनियस सॉल्व तो करवा लिया, तो ये क्या आया है मेरे पास? टू और थ्री किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? बी के नहीं है, अभी किसके हैं? मिड पॉइंट के हैं। क्यों इब्राहिम? लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करनी थी? मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी थी। तो अभी मैं बी तक नहीं पहुंचा, मैं अभी कहाँ तक पहुंचा हूँ? एम तक पहुंचा हूँ। सही है, अब इलाही बताओ कि अब मेरे पास ए है और एम है, तो अब मैं बी निकाल सकता हूँ। अब मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के बी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मिड पॉइंट में कोई दो पॉइंट्स अवेलेबल होना चाहिए, तो तीसरा आ जाता है। सही है, तो अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, आप लोग अगले पेज पे कर लीजिएगा, जगह है अगले पेज पे। ओके, मैं यहीं पे थोड़ी सी जगह बना के लिख रहा हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा हो। मैंने कहा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स वन बी टू, बी को कह देता हूँ एक्स टू वाई टू। सही है ना, बी का नाम है एक्स टू वाई, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू। तो मैंने कर दिया माइनस वन प्लस एक्स टू टू प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। सही है, और मिड पॉइंट कितना आ गया मेरे पास? टू कॉमा थ्री आ गया, ये एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो टू जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस वन प्लस एक्स टू के बराबर हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो so x2 equals to 5 and y2 equals to 4। सही है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एनी क्वेश्चंस? तो इस तरह के सवाल अब पास, ये वैसे शायद पास पेपर का ही सवाल है। सही है, तो पास पेपर के सवालों में इस तरह सोचना होता है। व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट। इसमें जो जो तुम्हें नजर आता जाए ना उसको तुम लिखते जाओ। जैसे मुझे ग्रेडियंट नजर आया, मैंने लिख लिया। आपने कहा परपेंडिकुलर है, मैंने वो भी लिख लिया। एक ग्रेडियंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, तो मैंने फौरन से उसकी इक्वेशन बना दी। सही है, ये सारे काम मैं करता जाऊंगा तो क्वेश्चन खुद ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर इन सारे कामों को मैं नहीं करूंगा तो क्वेश्चन जो है वो एक जगह रुका रहेगा मेरे पास। सही है, जैसे जैसे चीज़ें नज़र आती जाए कैलकुलेट करते जाओ। ग्रेडियंट है, पॉइंट है, तो इक्वेशन बना दी, दो इक्वेशंस हो गई, साइमल्टेनियस सॉल्व कर दिया। ओके,
आपका नाम क्या है बेटा? अब मैं पहली क्लास है ना अभी। एड मैथ किया है? एड मैथ तो नहीं पढ़ा। मैथ्स में क्या आया? ये आया, सही है। बाद में अभी एक दो दो तीन क्लासेस, दो क्लासेस हो चुके हैं, तीन क्लासेस हो चुके हैं। तो ये उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो बाद में मिल जाएंगी, तो उनको देख लेना, फिर आगे से इसके कंटिन्यू करना। सही है। क्लास रिकॉर्ड होती है और मेरी यूट्यूब पे अपलोड होती है। आर यू एडेड इनटू द ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हुई है? उसके ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में देखना है, इसका पीडीएफ आ रहा होता है। सही है। तो उसको खोलना, चैप्टर के स्टार्ट पे क्यूआर कोड लगा है, उसको स्कैन करोगे तो यू विल रीच द वीडियो। ओके। सही है, आगे बढ़े। लिख लिया है? ये सोचना है अब। The point A is reflected in the line y equals to x plus 1 to get a point B. Find the coordinates of B. क्या करना चाहिए? और कहेंगे सर आपने तो कोई रिफ्लेक्शन वगैरह तो पढ़ा ही नहीं, है ना? बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ाया, आई एग्री विथ यू। ओके, लेकिन रिफ्लेक्शंस हमने ओ लेवल में मैथ में ट्रांसफॉर्मेशंस करते थे। क्या होती थी रिफ्लेक्शन भाई? उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता था? एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती थी, या हॉरिजॉन्टल होती थी, या वर्टिकल होती थी, या यूं करके स्लांट भी होती थी। y इक्वल्स टू एक्स की लाइन, या y इक्वल्स टू माइनस एक्स की लाइन। यहाँ पे लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, आई एग्री, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। लेकिन प्रोसेस क्या होता था रिफ्लेक्शन का, कि अगर लाइन के एक साइड पे कोई पॉइंट है तो वो उतने ही डिस्टेंस पे दूसरे साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाता था। ऐसे ही होता था कि वहां से हम यूँ डिस्टेंस मेजर करते थे और दूसरी साइड पे उतने ही डिस्टेंस पे बना देते थे। वर्टिकल जा रहे होते थे तो ऊपर नीचे मेजर कर रहे होते थे, हॉरिजॉन्टल में यूँ। लेकिन अगर स्लांट होती थी लाइन तो यूँ क्रॉस में जाते थे और दूसरी साइड पे उतने ही डिस्टेंस पे ड्रॉ कर देते थे। सही है। तो मैंने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या सिखाया कि भाई कहीं डायग्राम नहीं बना हुआ तो आपका काम क्या होना चाहिए भाई? पहले डायग्राम बना लूँ। डायग्राम बनाता हूँ मैं। सही है। मैंने कहा एक रैंडम लाइन है, मुझे पता है बस पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन है, तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया। सही है। क्या इक्वेशन है इस लाइन की इब्राहिम? y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। सही। कोई पॉइंट ए है, कहीं भी हो सकता है, लाइन के ऊपर नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सही कहीं साइड में बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ए बना दिया। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके? 3 5। इब्राहिम जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये कहाँ जाएगा? यूं करके सामने चला जाएगा ना, ऐसे ही होगा। सही है। रिफ्लेक्शन की अब एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई रिफ्लेक्शन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर हो रही होती है। सही है। रिफ्लेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर हो रही होती है। सही है। दो बातें हो गई, एक जितना डिस्टेंस यहाँ पे था उतना डिस्टेंस वहां पे आ गया। तो इस पॉइंट को क्या कहोगे? ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको क्या कहोगे? ये मिड पॉइंट बन जाएगा। सही है। और रिफ्लेक्शन मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो सोचो क्या ये वही सवाल बन गया जो अभी मैंने आपसे सॉल्व करवाया पिछले क्वेश्चन में? उसमें ऐसा ही था। उसमें क्या क्या था? एक इक्वेशन दी हुई थी, एक पॉइंट दिया हुआ था और दूसरा पॉइंट निकालना था। सही है। ये वाला सवाल जो है ये बुक का सवाल है, लेकिन ये पास पेपर में भी दो दफ़ा आया। दोनों दफ़ा आया तो बच्चों ने यही कहा कि सर रिफ्लेक्शन तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा ही नहीं, तो उसको सेपरेटली पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली आइडिया क्या होता है कि एनी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज कहते हैं ना, जो ओरिजिनल होता है उसको ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसको इमेज कहते हैं। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी? हमेशा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। सही है। करेंगे क्या? उसी तरह ग्रेडियंट निकालेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे। नेगेटिव रेसिप्रोकल करने के बाद जो है वो हम इक्वेशन बनाएंगे, साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और जो है फिर आंसर निकाल लेंगे। सही है। क्लियर? करके देखो खुद से। मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है, वही वाला प्रोसेस दोबारा लगा के देखो, देखो आंसर आता है या नहीं आता।
यस। Tell me when you get an answer, okay? क्या आया? 4 and 4। तो ये इसका सही आंसर है, 4 and 4। सही है। लाइन में से ग्रेडियंट निकला 1, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल किया -1। क्या बनाई मैंने? इक्वेशन ऑफ ए बी बना ली। सही है, तो दो इक्वेशंस हो गई, तो क्या करना चाहिए भाई? साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि वो दो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? वो दोनों ए एम पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। तो ये किन दो इक्वेशंस को, एक जो हमने बनाई और एक जो पहले से अवेलेबल थी।
जब ये सॉल्व की साइमल्टेनियस तो x आया 7/2 ना, और y कितना आया, किसी भी एक में लगा दूंगा तो 9/2। अब ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए, 7/2 कॉमा 9/2, ये आए m के कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी लाइंस। हमें किसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए भाई, हमें b के चाहिए। तो हमें पता है m मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला दोबारा से यूज़ कर लेंगे, वही काम फिर से। सही है, b को कह दिया मैंने x2 कॉमा y2 और मैंने सॉल्व कर लिया। सो 7/2 कॉमा 9/2 इक्वल्स टू 3 प्लस x2/2 और 5 प्लस y2/2। So 7/2 equals to 3 plus x2/2. 2 cancel, x2 equals to 4. 9/2 equals to 5 plus y2/2. 2 cancel तो y2 equals to 4। तो दोनों आंसर आ गए। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई, ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,4। सही है। तो पास पेपर के सवाल ऐसे होंगे जहां आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है वो इमेजिन करें डायग्राम खुद से, और आगे जो जो चीज़ें कैलकुलेट होती जा रही हो आप कैलकुलेट करें। सही है, आगे चलें। ओके, सही है। यहाँ पे 3 और चीज़ें पास पेपर की, वो लेक्चर की रह गई हैं, उसके बाद पास पेपर के क्वेश्चंस हैं जितने आज हो जाएंगे। सही है, अगर रह जाएंगे तो वो आप होमवर्क के साथ कर लीजिएगा, फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद एंगल्स, कहीं कहीं आपको जो है वो क्वेश्चन कहेगा फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर हम फॉर्मूला को समझ भी लेते हैं। सही है, एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। सही है, उसके पहले फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैं साइन लगा रहा हूँ एक, ये दो वर्टिकल बार्स होती हैं, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। तो ये जो बार लगाई है मैंने, इसका नाम होता है मॉड्यूलस। ये हमारे कैलकुलेटर पे एक फंक्शन होता है, अगर आपने ऐड मैथ किया तो आपने देखा होगा, नहीं किया तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये कैलकुलेटर पे काम पे होता है। सही है, थीटा इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस m। सही, ये मॉड्यूलस अभी सिर्फ आपको इतना ही समझना है जितना मैं आपको फॉर्मूला में दिखा रहा हूँ। इसका पूरा चैप्टर जो है वो A2 में आता है। सही, A2 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ओके, अभी हमें सिर्फ इसको कैलकुलेटर पे लगाना आना चाहिए। ओके, मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखा रहा हूँ। शिफ्ट, अब ये मेरे पास ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है ABS। सही है, जो ब्रैकेट है इसके ऊपर लिखा हुआ है ABS। मॉड्यूलस कहते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ABS लिखा होता है। तो देखिए दो बार्स आ गई। इन बार्स का काम क्या होता है, अगर तुम्हारे पास वो दूसरा वाला कैलकुलेटर है ना, उसमें हाइप वाला जो बटन होता है उस पर होगा HYP लिखा होता है ना, उसके ऊपर ABS लिखा होगा। सही है, आप लोगों के भी कैलकुलेटर्स में हाइप के ऊपर लिखा होगा। ओके, इसका काम क्या होता है, मॉड्यूलस जो होता है इसका काम ये होता है कि वो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव रहने देता है। सही है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव रहने देता है। इसका इस क्वेश्चन में मकसद क्या है कि भाई अगर कहीं ग्रेडियंट नेगेटिव दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, मॉड्यूलस उस ग्रेडियंट को पॉजिटिव बनाएगा ताकि एंगल जो निकले वो पॉजिटिव निकले। अगर आप tan इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर लिखे ना कैलकुलेटर पे, लेट्स से मैं आपके कैलकुलेटर पे tan इनवर्स ऑफ -2 लिख देता हूँ। सही है, तो कैलकुलेटर जो होता है वो मुझे एक नेगेटिव एंगल दे देता है। अब अगर आपने ऐड मैथ नहीं किया तो आपको लगेगा कि सर नेगेटिव एंगल तो कभी सोचा ही नहीं, नेगेटिव एंगल क्या चीज़ होती है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे भी, लेकिन फॉर नाउ क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल्स निकालना सीख रहे हैं, हम एंगल्स को पॉजिटिव ही लिखते हैं, इसलिए tan इनवर्स ऑफ हमने मॉड्यूलस m लगा दिया। मॉड्यूलस का मकसद यहाँ पे क्या है,
नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव को वो पॉजिटिव ही रहने देता है। सही है। तो सिर्फ मकसद इतना सा है, कैलकुलेटर पे पता होना चाहिए कहाँ लिखा हुआ है, आपने एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखना है। एम क्या चीज़ है, वेर एम इज द ग्रेडियंट। सही है। ग्रेडियंट क्या है इस लाइन का बताओ, 2/3। तो क्या लिख दोगे कैलकुलेटर पे, tan इनवर्स। अब चाहे मॉड्यूलस लिखो या ना लिखो, क्योंकि पॉजिटिव है ना तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखूं तो भी सेम आंसर आएगा। tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस 3 लिख दिया मैंने। कैलकुलेटर पे मैं tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस 2/3 लिखूंगा, तो आंसर कितना आएगा कोई मुझे बता दे। 33.69। सही है। एंगल्स इन डिग्रीज आर रिटन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो 33.7 डिग्रीज हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। तो ये वाली जब लाइन बन रही होगी बुशरा, तो ये जो है वो किस एंगल पे बन रही होगी, ये 33.7 वाला एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ। सही है। जाहिर सी बात है, वो एक और एंगल कोई मुझे कह सकता है, किसी मुझे मुझे दूसरी क्लास में कहा भी सर वो बराबर वाला भी तो एंगल बन रहा है। यू राइट, एक बराबर वाला एंगल भी बन रहा है, उसको 180 में से माइनस कर दें तो बराबर वाला आ जाएगा। सही है। हम अभी अक्यूट वाला निकाल रहे हैं, आपको ऑब्ट्यूज निकालना है, आप 180 में से माइनस कर दें। सही है। तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। I've never seen a question जिसमें कहा हो अक्यूट निकालो, या अक्यूट शायद कहा हुआ है, ऑब्ट्यूज कभी नहीं कहा कि ऑब्ट्यूज एंगल निकाल के बताओ। सही है। वैसे भी अक्यूट को ऑब्ट्यूज में चेंज करने का सिंपल सा तरीका होता है 180 में से सब्ट्रैक्ट करना। ओके। ये पहला फार्मूला हो गया ना, दिस फार्मूला इज नॉट देयर इन द फार्मूला शीट, आपने याद करना है ये वाला। तो ये फार्मूला शीट में नहीं लिखा हुआ, फार्मूला शीट में जो लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा आपको। अच्छा, ये शायद डिस्कशन नहीं हुई बिकॉज किताबों के स्टार्ट में मैंने नहीं दिखाया था। यू आर गिवन अ फार्मूला शीट इन द एग्जाम। सही है। उसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं, सारे नहीं होते। तो ये वैसे तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद फार्मूला शीट की ज़रूरत ही ना पड़े। सही है। उसमें ज़्यादा वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो वाले फार्मूलाज लिखे होते हैं। तो ये फार्मूला शीट की ज़रूरत, कभी कोई अचानक से चीज़ भूल गए, नहीं याद आ रही, तो फिर आपने जाके देख लिया। सही है। वरना फार्मूला शीट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फार्मूला शीट प्रिंटेड आपको मिलती है पेपर के अंदर, एक बुकलेट मिलेगी। सही है। असल उसका काम S1 के पेपर में होता है, क्योंकि उसके अंदर एक टेबल होता है जो इस्तेमाल करना होता है। तो ये वो टेबल आप याद नहीं कर सकते, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो अगर आपने देखनी है तो ये बुक के स्टार्ट के सेकंड पेज पे जो है ना, वो सिलेबस का भी क्यूआर कोड है, और जो है वो फार्मूला शीट का भी क्यूआर कोड है। आप खोल के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं। एक्चुअल फार्मूला शीट जो होती है वो 19 पेजेस की होती है, उसमें से 2 पेज आपके काम के होते हैं, बाकी 17 नहीं होते। ओके। सो प्रिंट करना फजूल होता है, इसलिए मैंने क्यूआर कोड पर रखी है। सही है। ये फार्मूला नहीं है फार्मूला शीट में, अगला वाला भी नहीं है। क्या चीज़ है अगला वाला, वो कहता है फाइंड द acute angle between the lines y equals to 2x plus 4 and y equals to x minus 5। सही है। अब ये मैं आपको फॉर अ फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आपने जाके ये क्वेश्चन यूट्यूब पे देखा, फॉर एग्जांपल किसी और से किसी भाई के उसका टीचर का देख रहे हैं आप यूट्यूब, तो वो एक बहुत लंबा सा तरीका आपको सिखा रहा होगा एंगल निकालने का। ये क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने को कह रहे हैं ना। डू वी ऑल एग्री, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मैं आपको क्या इनकरेज करूँगा कि आप ये वाला फार्मूला याद कर लें। ये बहुत लंबे तरीके से डिराइव होता है, बट एग्ज़ाम में ये 2 मार्क का सवाल आ रहा होगा, तो आपने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये होता है, व्हाट आर M1 एंड M2। M1 एंड M2 आर gradients of both lines of line 1 and 2। सही है। तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, इसमें भी वही मॉड्यूलस लगा हुआ है जो पहले लगा हुआ था। सही है। फिर से इसका काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना। सही है। अब इस क्वेश्चन में 1 और 2 आप किसको कहते हैं, ग्रेडियंट्स को 1 और आप किस ग्रेडियंट को 1 कहते हैं, किस ग्रेडियंट को 2 कहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है। सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आंसर सबका सेम आएगा। सही, उसमें फर्क नहीं आएगा। पहली लाइन है y इक्वल्स टू 2x+4, और दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू x-5। तो पहली वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या है, और दूसरी वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या है, 1। सबको ये बात समझ आती है।
फिर फार्मूला लगा दो भाई, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। tan inverse of 1/3 is 18 point something, 18.4। सही है, तो 18.4 का एंगल सही है। तो फर्स्ट यहाँ पे हो क्या रहा होगा, यहाँ पे दो ऐसी लाइंस होंगी, ओके, इनके बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 18.4 आ रहा होगा। सही है। कोई कहे भाई अब ऑब्ट्यूज एंगल बताओ, तो इब्राहिम क्या करोगे, 180 में से माइनस कर दोगे, बराबर वाला आ जाएगा एंगल। ओके, सबको समझ आ रहे हैं यहाँ तक, कोई सवाल? यहाँ पे मैंने आपको दो नए फार्मूला सिखाए, याद रखने फार्मूलाज। अच्छा, ये वाला जो दूसरा वाला फार्मूला सिखाया, ये अभी वाले ना होमवर्क में नजर आएगा ना अगले दो चार चैप्टर्स में नजर आएगा। ये पास पेपर्स में दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, दोनों दफ़ा जब आए है तो डिफरेंशिएशन के चैप्टर में आया हुआ है। डिफरेंशिएशन के अंदर भी स्ट्रेट लाइंस इन्वॉल्व होती हैं, ग्रेडियंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उधर जो है वो ये फार्मूला कहीं कहीं लगा हुआ होगा। सही है। उस क्वेश्चन को जाहिर सी बात है मैं अभी करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं फार्मूला क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया। सही है, ये आपके नोट्स के अंदर रहेगा, बाद में जब डिफरेंशिएशन में सवाल आएगा तो हम टर्न बैक करके देख लेंगे। सही है। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट है फाइंडिंग एरिया यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। सही है। अब आज तक आपने ओ लेवल मैथ्स के अंदर एरिया के लिए अलग अलग फार्मूलाज यूज़ किए हैं। रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू विड्थ होता है, ट्रायंगल के लिए हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है, ट्रेपेजियम के लिए हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है एंड सो ऑन। सही है। यहाँ पे अभी मैं क्या कह रहा हूँ, फाइंडिंग एरिया यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। तो अब कोई भी शेप हो, उसका एरिया जो है वो आप कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकाल सकते हैं। सही है। कोई भी शेप हो, उसका एरिया कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द शूलेस मेथड। सही है। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो शूलेस मेथड होता है। ओके, शूलेस मेथड आपसे क्या कहता है, पहले अब मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले बोर्ड पे एक दफ़ा देख लेना, ये थोड़ी सी नई चीज़ है तो थोड़ी मुश्किल से समझ आती है। सही है, और याद करनी है। आप पहले कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं शूलेस मेथड एरिया ऑफ एनी शेप। सही, x4 y4 और फिर x1 y1 को रिपीट करना है। तो आपने जितने भी कोऑर्डिनेट्स रखे, अगर आप फोर साइडेड शेप को लिख रहे हैं तो आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 लिखेंगे और हमेशा पहला वाला रिपीट करेंगे। क्यों रिपीट करते हैं वो भी अभी बात कर लेते हैं कि क्यों रिपीट किया मैंने। सही है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, अब ये देखिएगा, और से डायगनली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना होता है। तो ऊपर वाली डायगनल से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा हाफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1। फिर लिखूंगा माइनस, किसको माइनस करूंगा, चाहिए मैं एक मिनट कलर चेंज कर दूं ताकि नजर आए। फिर किसको माइनस करूंगा, मैं इसको माइनस करूंगा यूं करके। सही है। ब्रैकेट y1 x2 y2 x3, ये भी सब ब्रैकेट के अंदर ऐड हो रहे होंगे, अल्टीमेटली माइनस हो रहे होंगे क्योंकि मैंने एक माइनस एक साथ लगा दिया। सही है। फिर पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं एक इस क्वेश्चन पे आपको करके दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा। सही है, ये इसका फॉर्मूला होता है। दिस इज कॉल्ड द शूलेस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। पहले ज़रा एप्लीकेशन देख लें तो समझ आ जाएगी खुद ही। क्या लिखा है उसने, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल होता है एनी फोर साइडेड शेप। मुझे नहीं पता ये पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है। प्लॉट करूंगा तो शायद पता भी चल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है इनमें से कोई शेप भी हो।
कोई रैंडम सा शेप भी हो सकता है ना, 4 साइडेड होना चाहिए। ओके, तो मैंने लिखना शुरू किया हाफ, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, 3 1 7 2 8 6 4 5, और फिर 3 1 को रिपीट करना है भाई, सही। फिर क्या क्या मल्टीप्लाई होंगे, 3 × 2 प्लस 7 × 6 प्लस 8 × 5 प्लस 4 × 1 माइनस, क्या क्या माइनस करूंगा, अब नीचे वाले माइनस करूंगा, 1 × 7 2 × 8 प्लस 6 × 4 प्लस, सही है। फिर एक साथ पूरा कैलकुलेटर पे लिखना है, ये वही मॉड्यूलस की साइन है जो पहले भी देखी। क्यों, क्योंकि इब्राहिम इसमें एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से अरेंज किए होते हैं, तो कभी कभी ये नेगेटिव आंसर भी दे देता है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस लगे होते हैं, ताकि एरिया जो है वो नेगेटिव ना आ जाए। सही है, उसका काम सिर्फ ये है। फिर से एंगल जिस तरह वो नेगेटिव प्रिवेंट कर रहा था, वो एरिया को नेगेटिव प्रिवेंट करेगा। सही है, तो ये जो है वो शूलेस मेथड कहलाता है। कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी, आई थिंक 160 आंसर है, नहीं कुछ और होगा, सॉरी 15, ये वो दूसरा वाला सवाल है, हाँ सही है, इसका आंसर 15 है। सही है, समझ आया सबको शूलेस मेथड। सही, तो 3 नई चीज़ें भी आपने पढ़ी, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंड द थर्ड इज एरिया यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। सही है, अभी हम इस एरिया यूजिंग कोऑर्डिनेट्स को अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल भी करते हैं। ओके, सही है। अब चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे पूरे हो गए। कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस हम करके देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन कैसे होते हैं। कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ पुराने क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, सही है। क्वेश्चंस में दो तरह की वैरायटी होती है, एक होते हैं क्वेश्चंस जिनमें डायग्राम बने होते हैं, तो ये डायग्राम वाला सवाल, ये गॉड डायग्राम वाला सवाल, और ये बगैर डायग्राम वाला सवाल। सही है, तो दोनों तरह के सवाल आपके पास होते हैं। अच्छा जी, फिर
इसमें क्या बना हुआ है? द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, द पॉइंट ए इज दिस एंड सी इज दिस, द डायगोनल बी डी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और जब मैंने रेक्टेंगल कह दिया, ओ लेवल में आपने सबने पढ़ा है रेक्टेंगल, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए भाई। सही, सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नहीं याद तो अभी मैंने जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर 3 इमेजेस भेजे हैं जिसमें ओ लेवल मैथ का लेक्चर है, उसमें सारी शेप्स की प्रॉपर्टीज लिखी हैं। आपको वो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए क्योंकि उनके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप मुझे नहीं बता पाएंगे कि भाई रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो फिर नहीं होगा सर। सही है, अभी हम डिस्कस करते हैं। क्या बताओ रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या पता है? सही है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल बोथ। सही है, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। और व्हाट एल्स? डायगोनल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री क्या? सारे एंगल। सही है, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बात है? हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बात है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? कि परपेंडिकुलर लाइंस बना देगा भाई। 90 डिग्री है तो ग्रेडियंट्स हमें स्विच करके पता चल जाएंगे। और क्या पता है डायगोनल्स के बारे में? मीड एट मिड पॉइंट्स, एक्सेलेंट, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मिड पॉइंट पे मीट करेगा भाई। सही है, अब देखो ये प्रॉपर्टीज ना पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हम। सही, ओके। इसलिए मैंने भेज दी है प्रॉपर्टीज, एग्जाम में याद करके जानी है। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम अभी होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे शेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपने जो है वो प्रॉपर्टीज अपने सामने रखनी है इनकेस कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो आपसे। सही है जी, बताएं। पहला पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 6। गिवन द थिंग्स दैट आई हैव व्हाट कैन आई कैलकुलेट? मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ, निकाल के देखते हैं भाई। आपने कहा मिड पॉइंट निकाल लें क्योंकि सर अवेलेबल हैं पॉइंट्स आपके पास, और कोई तो रास्ता नहीं नज़र आ रहा और कोई चीज़ है भी नहीं मेरे पास, मैं एक्सप्लेन क्या करूँ आपको? तो मैंने कहा सही है, आप 6 6 आ गया भाई। हाउ डज दिस एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट डी? नहीं निकाल पाओगे। एक, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है ना, सिर्फ 90 डिग्री का कनेक्शन है। यहाँ पे दो अननोन्स अगर हो जाएंगे तो मसला हो जाएगा। अभी मैंने इलाही तुम्हें कहा है कि एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन का मतलब मुझे वर्ड्स में जवाब देना है। कैलकुलेशन तो मैंने कर दी है, 6,6 किसका कोऑर्डिनेट आया है? एम का आया है। और कैसी लाइन है? कैसी लाइन है? इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। बी डी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है, हम कहेंगे डी इज ऑन द सेम लेवल एज एम, on the same level as m, therefore it has the same y coordinate. Does that make sense? कि अगर इसका y कोऑर्डिनेट 6 था तो यहाँ पे d का भी जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो 6 ही आना चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। और किसका y कोऑर्डिनेट 6 आएगा? b का भी y कोऑर्डिनेट 6 आएगा क्योंकि वो भी सेम लेवल पे है। सही है, एक्सप्लेन करना है यानी वर्ड्स में लिख के दिखाना है। सही है, ओके। Okay, the x coordinate of d is h. Express the gradients of AD and CD in terms of h. यहाँ पे मैंने h लिख दिया भाई। ग्रेडियंट्स ऑफ AD एंड CD। ग्रेडियंट ऑफ AD बताओ भाई इन टर्म्स ऑफ h। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला तो लगाना आता है मुझे। क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो 6 माइनस माइनस 2 ओवर h माइनस 0, 8 ओवर h। ऐसा ही है। और CD का
सी डी का भी सिंपल है, 6 - 14 ओवर h - 12, सो -8 ओवर h - 12। सही है यहाँ तक बात? तो पार्ट 2 भी हो गया, सही है। व्हाट अबाउट पार्ट 3 नाउ? कैलकुलेट द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ d एंड b। कैसे कैलकुलेट करूं भाई? ग्रेडियंट भी h की फॉर्म में, अननोन ग्रेडियंट्स हैं, अननोन पॉइंट्स हैं, किसको साइमल्टेनियस? अभी तो इक्वेशंस तो बनी नहीं गई इब्राहिम, है ना? इक्वेशंस होती तो मैं बिल्कुल कर देता, लेकिन है नहीं इक्वेशंस ए डी और सी डी की। क्या ग्रेडियंट्स को कैसे यूज करोगे बताओ? कंपेयर कैसे? क्या पता है इन ग्रेडियंट्स के बारे में तुम्हें? इन दो लाइंस के बारे में क्या पता है? ये 90 डिग्री पे मीट कर रही हैं, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होते हैं तो ग्रेडियंट्स के बारे में क्या पता होता है? या तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ये कह सकते हैं, या फिर हमने एक और भी बात की थी, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स शुड बी, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स इज इक्वल्स टू -1 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स -1। तो एडी और सी डी का ग्रेडियंट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो मेरे लिए? क्या लिखोगे? -64 ओवर h² - 12 h इक्वल्स टू -1। फिर क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? एक साइड पे ले आऊं, h की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं? 16 और -4। ये मैंने कैलकुलेटर से कर ली भाई, सही है ना? अभी मैं थोड़ा सा प्रोसेस को स्पीड अप करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। फिर h की दो वैल्यूज आ गई, तो किस किस के कोऑर्डिनेट्स आ गए? उसने कहा था कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड बी। बी कौन सा है और डी कौन सा है? -4 बी के होंगे क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, तो -4 6 हो गया, और डी के 16 6। ऐसा ही है। तो देखें, कहानी वहीं से चल रही है कि भाई एक एक चीज मैं देखता जा रहा हूँ। अब देखो ये, अगर फर्स्ट तुमने ये 90 डिग्री ना सोचा होता पहले रेक्टेंगल के बारे में, तो शायद तुम पार्ट 3 को विजुलाइज ही ना कर पाते। इसीलिए मैंने कहा प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अपने डायग्राम को यूज करना है। आप एग्जाम के अंदर भी उसके ऊपर ड्रॉ करें। सही, डायग्राम बना हुआ है तो उसके ऊपर ड्रॉ करें जो जो चीज़ आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं। डायगनल आपने कहा मिड पॉइंट होता है, तो मैंने डायगनल भी बना के मिड पॉइंट लेबल किया, तभी पहला पार्ट भी सॉल्व हुआ था, वरना वो भी ना होता। सही है। तो पेंसिल से डायग्राम पे ड्रॉ क्या करें? पेंसिल से क्यों? ताकि इरेज करके कुछ और बनाना हो तो वो भी बना सके। पेन से करेंगे तो फिर वो डायग्राम ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही है, कोई मना नहीं है, पेन से भी कर सकते हैं। सही है, पेपर में अगर डायग्राम अवेलेबल है तो आप जो है वो उसके ऊपर लिख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन के ऊपर भी अंडरलाइन और जो भी करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता उसमें। ओके। अच्छा, फिर पार्ट 4 में कहता है कैलकुलेट द एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया तो या तो लेंथ इनटू विड्थ निकल सकता है, या फिर अभी हमने क्या क्या सीखा कि कोऑर्डिनेट से भी निकल सकता है। तो आप लोग मुझे इस पार्ट को कोऑर्डिनेट से निकाल के बताएं। सही है, पार्ट 1 2 3 लिख लें अपने सामने से, और पार्ट 4 को जो है वो उससे निकाल के बताएं।
आया एरिया? क्या आया? 160? 160 एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 160। कहीं +4 की गड़बड़ हुई है। अच्छा, एक बात मैं वहाँ पे बताना भूल गया कि जब आप एरिया के लिए लिख रहे होंगे, सही है, तो या तो उसको आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखें या एंटी क्लॉकवाइज में। ये नहीं कर सकते कि आपने ए लिखा फिर डी लिख दिया फिर बी लिख दिया। या तो ए के बाद डी लिख रहे हो तो उसके बाद सी लिखो और फिर बी लिखो, या यूं चलो, सही है, या फिर यूं चलो। ओके, तो मैं अभी जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ। हाफ ए कितना है, 0 - 2, बी कितना है, -4 6, सी कितना है, 12 14, एंड डी इज 16 6। तो ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 0 × 6 इज 0, प्लस -4 × 14 इज -56, 12 इंटू, अच्छा सॉरी, x1 y1 रिपीट भी करना था ना, सही है। सो 12 × 6 इज 72, 16 × -2 इज -32, सही। फिर माइनस की साइन लगाऊंगा, फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा। 8 72, 14 × 16 होता है 224, और 0, सही है, यही नंबर्स हैं। तो कोई गड़बड़ हुई है इसके हिसाब से? 160 एग्जैक्ट नहीं आ रहा। देखो कौन सा कैलकुलेशन चेक करो। आ रहा है ना 160? सही है। अब अगर किसी ने ऑर्डर डिफरेंट लिखा है ना, तो उसका -160 आएगा, मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव बना देगा। सही है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी भी एक उससे स्टार्ट कर लें। आपने कहा सर मैं DCBA लिखना चाहता हूँ, तो मैंने कहा लिख लें आप DCBA और फिर दोबारा डी लिखते हैं। सही है। अच्छा, ये बात मैं फिर से एक चीज़ बताना भूल गया था कि मैंने कहा था ना x1 y1 को रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं कि कोऑर्डिनेट वाला जो मेथड होता है वो इस तरह चल रहा होता है। आप अगर ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ए लिखा है, डी सॉरी, ए के बाद बी लिखा है, सी लिखा है, फिर डी लिखा है। शेप पूरा तब होगा जब आप वापस लौट के आएंगे। दैट्स वाई यू रिपीट द फर्स्ट वन। ओके, इट्स लाइक मूवमेंट लिखी हुई होती है सारी। सही है यहाँ तक? ये हो गया एक डायग्राम वाला सवाल। टाइम थोड़ा कम है, वरना मैं ये दूसरा भी डायग्राम वाला दिखाता। मुझे इसकी प्रॉपर्टीज बता दो बस। क्या शेप है? रोम्बस है। रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सारी साइड्स इक्वल लिखी हुई हैं भाई, बने हुए हैं ना वो क्रॉस, वो डैश लगे हुए हैं ना उस पर, तो इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं। और यहाँ से ये बनाऊंगा तो, और दूसरी बात रोम्बस के बारे में, मीट एट और 90 डिग्री पे मीट करती हैं। किस किस की डायगोनल 90 डिग्री पे मीट करती हैं? एक रोम्बस की और एक स्क्वायर की। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रेडियंट पता चल जाएगा हमें, है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व होना है। अच्छा, इसमें एक और बात, ये देखो कहता है ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो फौरन से जाके क्या लिख लेना चाहिए? y = 0, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लूंगा? x, 0। अगर कोई चीज़ y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको y, 0 जाके लिख लूंगा। सही है, इस तरह लिखेंगे तो क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। What I want you to do right now is this question. Example 21, आपने मुझे 8 मार्क्स का सवाल है, आपने मुझे करके दिखाना है अभी। तो ये वी हैव another 10 minutes to go. सोचें, दोनों पार्ट्स का अलग अलग डायग्राम बनेगा और फिर सॉल्व होगा।
C lies on the line that passes through A and B. यानी तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो कैसे पॉइंट्स होते हैं, वो क्या नाम दिया था हमने? कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में क्या पता है? ग्रेडियंट किसी भी दो पेयर के बारे में सेम आ जाएगा। तो सोचें और करें सॉल्व, कैसे करना चाहिए। पास पेपर का सवाल है ना, जून 2016 का। आए पहले पार्ट का आंसर तो मुझे बताना। सही है, 2.8 ही है। क्या हुआ फॉज? करो सॉल्व। C lies on the line that passes through A and B। एक लाइन बनाओ जिसपे A और B भी हो और C भी हो। पासेस थ्रू का मतलब है कि C lies on the line that passes through A and B, यानी C भी इसी लाइन पे है जिसपे A और B है। कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है, आगे जाके भी हो सकता है, लेकिन इसी लाइन के ऊपर होगा। फिर अगर तीनों एक ही लाइन पे हो तो उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। और कोलिनियर के बारे में तुमने क्या पढ़ा है कि ग्रेडियंट ऑफ एनी टू विल बी द सेम। तो एक जगह ए बी का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और एक जगह ए सी का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ए बी का क्या आ जाएगा? 3 - 7/8 - 0। और ए सी का कितना आ जाएगा? K - 7/3K - 0 -4/8 एंड K - 7/3K। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3K इक्वल्स टू 2K - 14। 14 इक्वल्स टू 5K। K इक्वल्स टू 2.8। सही है। यहाँ पे अगली क्लास होनी है। तो हम क्या करते हैं, व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज, अभी इसको जो है वो एग्जाम्पल, ये जो 4 एग्जाम्पल हैं जो पास पेपर की रह गई हैं, आपने इनको भी सॉल्व करना है। इनको प्लीज़ ट्यूसडे तक सॉल्व कर लें ताकि क्लास में हम डिस्कस भी कर सकें। और ये जो वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 इस चैप्टर के बाद अटैच्ड है, आपको PDF भी में भी नज़र आ रही होगी, आपकी प्रिंटेड कॉपी में भी होगी। तो आपने इनको सॉल्व करना है। वर्कशीट 2 को भी सॉल्व करना है। कब तक? आज सैटरडे है, अगले सैटरडे तक। सही है। हम ट्यूसडे को जो है ये जो 3-4 क्वेश्चन रह गए इनको भी ख़त्म करेंगे और साथ नया चैप्टर क्वाड्रेटिक्स का शुरू करेंगे। होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको जो है वो हम देखेंगे कैसे डिस्कस करना है। वो आप पहले पूरा अटैम्प्ट करें, 20 के 20 सवाल आप अटैम्प्ट करें।
I will either record these as a video और do an extra class somewhere. हम कहीं एक ऑनलाइन क्लास या फिर फिजिकल क्लास देखेंगे वो कैसे होती है, हम रख के इनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया करेंगे. सही है. तो होमवर्क के प्रॉब्लम्स जो है वो हम एक्स्ट्रा डिस्कस किया करेंगे. नॉर्मल क्लासेस में हम लेक्चर्स करेंगे और जो हमारी क्लास वर्क में पास पेपर के क्वेश्चन हैं. होमवर्क की एक बात यह है कि आपने जब होमवर्क कर लेना है, मैं अभी आपको एक गूगल क्लासरूम का लिंक भेजूंगा, सबने स्कैन करके अपलोड करना है. सही है. डेडलाइंस मीट करनी है वरना मैं आपको बहुत परेशान करूँगा. सही है. तो एक हफ्ता दे रहा हूँ 20 सवाल करने के लिए. हाँ, फ़ोन से स्कैन करना और गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना. सही है. मैं गूगल क्लासरूम का लिंक भेजूंगा, उस पर PDF बना के अपलोड करना. ओके. एक TA है मेरा, वो चेक करेगा होमवर्क सबका कि किसने कितना अटेम्प्ट किया है. अटेम्प्ट चेक करेगा, सही किया गलत किया ये नहीं चेक करेगा. सही और गलत आपको खुद ही पता चलेगा क्योंकि हर उसके नीचे आंसर भी लिखा है. आंसर सही आ रहा है तो सही लिखा है, सही किया सवाल, नहीं किया तो नहीं आएगा आंसर. सही है. नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे फिर जो भी एक्स्ट्रा क्लास होगी उस पर. ओके, क्लियर. चलिए मिलते हैं ट्यूसडे को. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.